नमस्कार। आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने अशोक के पुत्र और पुत्री के जन्म के बारे में और किस तरह विदिशा उन्हें अहिंसावादी बनाने का प्रयास कर रही थी, इस बारे में जाना। आज के अंक में आप जानेंगे अशोक और विदिशा के पुत्र महेंद्र के तक्षशिला जाने और अशोक के सिंहासन पाने से जुड़ी कहानी। विदिशा चाहती थी कि महेंद्र बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब वो तक्षशिला जाकर शिक्षा ले। इस संबंध में उसने अशोक से बात की। अशोक ने कहा, हमें दोनों ही बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिए। और जहां तक रही महेंद्र के तक्षशिला जाने की बात, तो ये सुझाव बहुत ही उत्तम है। मेरे दादा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वहां शिक्षा ली थी और भी न जाने कितने विद्वान तक्षशिला से ही निकले हैं। दोनों आपसी सहमति से महेंद्र को तक्षशिला भेजने के लिए तैयार हो गए और महेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। अशोक के राजा बनने की कहानी भी कई मोड़ से होकर गुजरती है। बिंदुसार यानी कि अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, उन्होंने 25 सालों तक मौर्य साम्राज्य को संभाला और फिर 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसका राज्याभिषेक होने में 4-5 साल और लगे। अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व हुआ, क्योंकि अशोक को राज्य के लिए अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा और यहीं से अशोक के साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया कि अशोक अपनी पत्नी विदिशा और अपने बच्चों के साथ उज्जैनी में रह रहा था। अशोक और विदिशा के बीच हिंसा, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों को लेकर मतभेद तो था, लेकिन दोनों का जीवन सही प्रकार से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक दूत पाटलिपुत्र से उज्जैनी पहुंचा और उसने अशोक को बिंदुसार के अस्वस्थ होने की सूचना दी। साथ ही ये भी बताया कि बिंदुसार ने जल्द से जल्द अशोक को पाटलिपुत्र पहुंचने का आदेश दिया है। अशोक ये सुनकर चिंतित हो गया। उसे विदिशा की भी चिंता सताने लगी, क्योंकि विदिशा का स्वास्थ्य उस समय इस योग्य नहीं था कि वो उज्जैनी से पाटलिपुत्र तक यात्रा कर सके। इसीलिए अशोक ने उसे उसके माता पिता के पास विदिशा नगरी छोड़ने की बात कही। विदिशा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई और विकल्प पास ना होने की वजह से अशोक ने उसे और अपने पुत्र पुत्री को विदिशा नगरी छोड़ दिया। जाते समय भी अशोक और विदिशा के बीच अहिंसा और हिंसा को लेकर बहस हुई। अशोक ने विदिशा से कहा कि वो महेंद्र को अहिंसा का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि अशोक उसे एक चक्रवर्ती राजा बनाना चाहता है। विदिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अशोक ने फिर विदिशा से कहा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। विदिशा ने उससे वचन मांगा कि वो जो भी इच्छा बताएगी अशोक को उसे पूरा करना होगा। अशोक के वचन देने के बाद विदिशा ने कहा कि वो चाहती है
अशोक सभी प्रकार की हिंसा छोड़ दे और भगवान बुद्ध के अहिंसक मार्ग को अपनाकर अपना और सभी का कल्याण करे। क्या अशोक ने विदिशा को ये वचन दिया और अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस प्रकार पिता बिंदुसार के अस्वस्थ होने की बात जानकर और उनके बुलाने पर अशोक पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में वो अपनी पत्नी विदिशा, अपने पुत्र और पुत्री को विदिशा नगरी में छोड़ने के लिए रुके, जहां विदिशा ने उनसे अहिंसा के मार्ग को अपनाने का वचन मांगा। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। विदिशा के ऐसा वचन मांगने पर अशोक ने कहा, विदिशा, तुमने इस तरह का वचन लेकर मुझे दुविधा में डाल दिया है, पर क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं प्रयास अवश्य करूंगा। पर एक बात मैं अभी कह देता हूं कि समय की मांग के अनुसार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ये वचन टूट सकता है। इसी मतभेद के बीच अशोक ने विदिशा से विदा ली और पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में उसके गुप्तचरों ने उसे कई सूचनाएं दी, जिससे वो चिंतित हो उठा। गुप्तचरों ने बताया कि उसके भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर फूट, घृणा, लड़ाई और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र सब कुछ चल रहा है और स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अशोक सोच में पड़ गया कि आखिर मौर्य साम्राज्य का क्या होगा। वो जानता था कि बिंदुसार उसका अभिषेक करना चाहते हैं, इसीलिए वो मन ही मन निश्चय कर चुका था कि मौर्य वंश का सम्राट तो वो ही बनेगा। इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ अशोक अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़े जा रहा था। पाटलिपुत्र जाते समय अशोक के मन में कई तरह की बातें आ रही थीं। महल में अपने भाइयों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में भी वो गुप्तचरों से जान चुका था, इसीलिए पाटलिपुत्र पहुंचने से पहले ही अशोक युद्ध के लिए तैयार था। उसे इस बात का आभास हो चुका था कि युद्ध के लिए तैयार होना ही स्थिति के अनुसार सही है। उसने सेनापति को कहा कि सेना तैयार की जाए, पहुंचते ही युद्ध करना होगा। मौर्य साम्राज्य को मैं इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकता। राज सिंहासन मुझे किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना ही होगा। गुप्तचरों को भी आज्ञा दे दी गई कि पाटलिपुत्र की सभी सूचनाएं अशोक तक पहुंचाई जाती रहें। अशोक को पूरे मार्ग में पाटलिपुत्र में चल रहे षड्यंत्रों की जानकारी मिलती रही। राजनीति के दांव पेचों और सिंहासन की स्पर्धा में अशोक इस तरह मगन हुआ कि विदिशा को दिए हुए वचन की उसे कोई सुध ही ना रही। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश में उत्तराधिकारी को लेकर कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था और इसीलिए सभी भाई सिंहासन पर अपनी दावेदारी बता रहे थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के आने से पहले ही कुछ भाई तो आपसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। सिंहासन की इस लड़ाई में अशोक के सभी भाई एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे
और कुछ बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अशोक के पाटलिपुत्र पहुंचते ही उसे मार दिया जाए। अशोक पाटलिपुत्र पहुंचते ही सबसे पहले बिंदुसार से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा। बिंदुसार मरणासन्न अवस्था में थे। मानो उनके प्राण बस अशोक को देखने की चाहत में ही शरीर नहीं छोड़ रहे थे। अंतिम समय को नजदीक जानकर बिंदुसार ने चारों ओर देखा। सुसीम यानी कि बिंदुसार के बड़े बेटे का कहीं पता नहीं था। वो दूर कश्मीर में था। शायद किसी ने उसे बिंदुसार के विषय में जानकारी भी नहीं दी थी। बिंदुसार ने अपना मुकुट उतार कर अशोक के सिर पर रख दिया। इससे पहले कि बिंदुसार कुछ कह पाते या अशोक कुछ सुन पाते, बिंदुसार ने शरीर छोड़ दिया और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। आगे इस कहानी में क्या हुआ, अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ, जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक पाटलिपुत्र के राजा बने। बिंदुसार ने अपना शरीर त्यागने से पहले अशोक के सर पर मुकुट रख दिया और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। इधर सुसीम को जब इस विषय में पता चला तो वो अपनी सेना के साथ अशोक से युद्ध करने के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल दिया। पर अशोक पहले से ही पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमा चुके थे। हाँ, उसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन अशोक ने राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। अशोक की उम्र उस वक्त केवल 21 साल की थी, लेकिन सामर्थ्य और कौशल में कहीं कोई कमी नहीं थी। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे और उनके इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को भड़काने का काम किया और फिर सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जिससे उसका नाम इतिहास के क्रूर शासकों की फेहरिस्त में शुमार हो गया। सुसीम के पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जानेंगे इसी अंक में। दरअसल अशोक के पाटलिपुत्र के राजा बनने से जुड़े कई मत हैं। मौर्य राजवंश के इतिहास में 273 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। ये वो काल था जब अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की जीत की लालसा जो उनमें हमेशा से थी, लेकिन इस जीत की लालसा में क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद शासन को पाने के लिए क्रूरता और युद्ध का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 4 सालों तक चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों को मार डाला था। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि अशोक ने सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी, पर ज्यादातर ग्रंथों में अशोक की क्रूरता की कहानी दर्ज है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि एक शिलालेख ऐसा भी मिला है जिसमें उन बातों का जिक्र है
कि सम्राट अशोक अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखते थे। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसा हमने पिछले अंक में बताया कि अशोक का विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अशोक ने शासन की जिम्मेदारी संभाल ली थी और सुसीम को जब इस बारे में पता चला तो वो अशोक से राज्य जीतने के लिए अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगे। इधर अशोक भी युद्ध के लिए तैयार था। जब सुसीम पाटलिपुत्र के नजदीक पहुंचा तो प्रधान अमात्य ने उसे ये संदेश भिजवाया कि अगर वो अशोक को हरा पाया तो ही राज्य को पा सकेगा, वरना नहीं। सुसीम को समझते देर ना लगी कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अशोक उज्जैनी पर राज्य कर चुका है, इसीलिए दक्षिण की सारी सेना उसके अधीन है और अब क्योंकि वो पाटलिपुत्र पर भी शासन कर रहा है, ऐसे में पाटलिपुत्र की सेना भी उसी का साथ देगी। आगे क्या हुआ? क्या सुसीम और अशोक का युद्ध हुआ? जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में हमने जाना कि किस तरह सुसीम अशोक से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ तैयार था, लेकिन वो ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि अशोक से जीत पाना शायद मुमकिन नहीं है, और हुआ भी ऐसा ही। अशोक के सैनिकों के आगे सुसीम और उसकी सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और उसकी पराजय हुई। इसी युद्ध में अशोक द्वारा सुसीम मारा गया। यहाँ एक मत और सामने आता है, जिसके अनुसार अशोक ने सुसीम और उसका जो भी भाई साथ दे रहे थे उन सब की हत्या कर दी, लेकिन जो भाई अशोक के समर्थन में थे उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। कुल मिलाकर अशोक और सिंहासन के मार्ग में जो भी आया, अशोक ने बिना सोचे, बिना किसी डर और झिझक के उसे मार्ग से हटा दिया। ये सत्य है कि सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने भाइयों का खून बहाया, लेकिन मारे गए भाई 6 थे या 99, इस पर विवाद है। 21 वर्ष की आयु में अशोक राजा तो बन गया था, लेकिन उसका राज्य अभिषेक हुआ 268 ईसा पूर्व और उसका शासनकाल तभी से गिना जाता है। अशोक के जीवन का एक हिस्सा जिसमें उसकी क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहा गया, तो वहीं इतिहास गवाह है कि अशोक की दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना गया। अपने और राज्य के बीच में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर आधिपत्य किया। मौर्य साम्राज्य को अशोक के रूप में एक राजा मिल चुका था। वो राजा जो महत्वाकांक्षी भी था, साहसी भी था और राज्य को फैलाने की लालसा में कुछ भी करने को तैयार था। जिस समय अशोक ने सुसीम का वध किया, उस समय सुसीम की रानी सुमना देवी गर्भवती थी। अशोक की जीत और सुसीम के वध के बाद वो किसी तरह अपनी दासियों की सहायता से महल से निकली और एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से एक बस्ती के करीब पहुंची। वहां न्यायग्रोथ वृक्ष की छाया में सुमना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र सुसीम का उत्तराधिकारी था। क्योंकि उसका जन्म
न्यायग्रोथ वृक्ष के नीचे हुआ था, इसीलिए उसका नाम न्यायग्रोथ रखा गया। उसी गांव में सुसीम के पुत्र का लालन पालन हुआ और छोटी आयु में ही वो बौद्ध भिक्षु बन गया। बाद में सुसीम के इसी पुत्र का उपदेश सुनकर सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था हुई। हालांकि जैसा हमने पिछले अंकों में जिक्र किया कि अशोक की पत्नी विदिशा ने भी उसे अहिंसा के मार्ग पर लाने और बौद्ध धर्म की विचारधारा को समझाने का बहुत प्रयास किया था, पर अशोक को एक समय के बाद विदिशा की बातें याद नहीं थी। यहाँ तक कि विदिशा को दिए वचन को भी वो भूल चुका था। अशोक के राजा बनने के बाद अब उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा थी राज्य के विस्तार की। राज्य विस्तार की उसकी नीति भी अपने पूर्वजों के जैसी ही थी। अशोक ने भी विदेशी शासकों के साथ मित्रता बनाए रखी और उन प्रदेशों को भी मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया जो तब तक, यानी कि अशोक के शासनकाल से पहले तक पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अशोक का ध्यान किधर गया और किस तरह राज्य विस्तार की अशोक की ये कहानी आगे बढ़ी, जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।